नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल परीक्षा रिवीजन क्लासेस पर। परीक्षा रिवीजन क्लासेस पर हम लोग रुक्मणी के रेलवे विज्ञान साइंस को हम लोग रिवीजन के लिए लाए हैं। 3200 प्लस सीरीज को रुक्मणी के ये प्लेटफॉर्म कोचिंग द्वारा संचालित होता है। रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक है जो कि 2018 से 2022 के सभी क्वेश्चन को हम लोग इसमें लाए हैं। ये मोस्ट यूजफुल है एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेईई, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी रेलवे के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें है। अब प्लीज़ आवाज़ को बढ़ा लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों वीडियो को, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो और भी अच्छा होगा। और इसी तरह हम लोग सीरीज को लाएंगे, आप लोग सहयोग दीजिए। कोई कमी रह जाए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आवाज़ को बढ़ा लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अपने देर न करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, यहाँ से शुरू है, सीरीज 5वां है। दिया दो तार ए और बी एक ही पदार्थ से निर्मित है और उनकी लंबाइयाँ समान है, किंतु अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है। यदि तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध के 9 गुने के बराबर, तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध के 9 गुने के बराबर हो तो तार ए की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? आर के ए की त्रिज्या का अनुपात पूछा। अब प्रतिरोध दिया है, त्रिज्या पूछा है, तो त्रिज्या बराबर होता है R1 बाई R2, R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर। त्रिज्या दिया, प्रतिरोध दिया, त्रिज्या पूछा है, तो त्रिज्या बराबर होता है प्रतिरोध R1 का स्क्वायर बाई R2 के स्क्वायर बराबर प्रतिरोध। तो प्रतिरोध कितना है? 1/9 बराबर 1/9 है, तो स्क्वायर को हटाओगे तो 1/3 हो जाएगा। तो हमारा त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:3 का। ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न हम लोगों का है कि मानव सृजन तंत्र का चित्र नीचे दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उसके ए और बी द्वारा नामांकित भागों के कार्यों का निरूपण करता है। जो ए और बी द्वारा नामांकित भागों का निरूपण करता है इसका, तो ये क्या दर्शा? ये किडनी है, ये मूत्रमार्ग है, ये मूत्राशय है जहाँ मूत्र इकट्ठा होता है, संग्रहित होता है। किडनी क्या करता है? मूत्र को बनाता है और इसको ये नली जो है ये मूत्राशय में मूत्र को ले जाता है। जब यहाँ से बन जाता है तो छान कर। तो ऑप्शन क्या होगा हम लोगों का? ऑप्शन होगा मूत्र का निर्माण करता है, बात सही है। ए मूत्र का निर्माण करता है, बात सही है। ए मूत्र का निर्माण करता है, बात सही है। ए मूत्र का संग्रहण करता है, ये गलत है। बी क्या है? बी मूत्र का शरीर से बाहर निकासन करता, नहीं, निकासन नहीं करता है, ये मूत्र को ले जाता है मूत्राशय के पास। डी क्या करता है? मूत्र का संग्रहण करता है। बी, ये मूत्र का संग्रहण नहीं करता, ये ले जाता है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। सी में क्या है? बी मूत्र को संग्रहण के लिए ले जाता है, हाँ ये सही है। संग्रहण के लिए जहाँ इकट्ठा होगा वहाँ ले जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही। ऑप्शन नंबर सी सही। ए मूत्र का निर्माण करता है, बी मूत्र को संग्रहण के लिए ले जाता है। तीसरा प्रश्न हम लोगों को दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम है। सीजियम मतलब CS। सीजियम सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है ये सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व होता है। विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन। और सर्वाधिक विद्युत बंधुत्व वाला तत्व क्लोरीन होता है। अच्छा, सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम। सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है।
अगला प्रश्न है निम्न अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में कौन सी अभिक्रिया सांकेतिक रूप से संयोजित अभिक्रिया को प्रकट कर रहा है? कौन सी अभिक्रिया सांकेतिक रूप से संयोजन अभिक्रिया को प्रकट कर रहा है? संयोजन अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया इसमें से प्रकट कर रहा है? तो संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक प्रतिफल का निर्माण करते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल रहे हैं लेकिन दो प्रतिफल का निर्माण कर रहे हैं। इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल रहे हैं लेकिन दो प्रतिफल का निर्माण कर रहे हैं। इसमें सब मिल ही रहे हैं, इसमें दो या दो से अधिक अभिक्रिया मिल रहे हैं लेकिन एक प्रतिफल का निर्माण कर रहे हैं। तो संयोजन अभिक्रिया यही है कि दो अभिक्रिया मिलकर एक प्रतिफल का निर्माण करते हैं, वही संयोजन। तो ये एक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही। ऑप्शन नंबर डी इज सही। अगला प्रश्न है मूल शीर्षक के लगातार विभाजित कोशिकाओं को प्रदर्शित करते हैं। मूल शीर्षक के लगातार विभाजित कोशिकाओं को प्रदर्शित करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं? तो विभाजोत्तक वृद्धि मूल शीर्षक के लगातार विभाजित कोशिकाओं के प्रदर्शित करते हैं, विभाजित कोशिकाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो विभाजोत्तक वृद्धि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि कोई प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित करने को इसमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है? कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को इसमें से किसके समतुल्य माना जाता है? किसके समतुल्य माना जाता है? चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की वृद्धि पर। ए, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। अगला प्रश्न हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से जल का निर्माण उदाहरण है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से जल का निर्माण किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का। ऑप्शन नंबर ए संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। अगला प्रश्न है कि 6 फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाह वाले एक वृत्ताकार पाश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 6 फेरों वाली धारा है और एक वृत्ताकार पाश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा का जब प्रवाह होता है तो 6 गुने के बराबर होता है। 6 गुने के बराबर होता है। लैंगिक जनन करने वाले एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 18 है। इसमें अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है। लैंगिक का दिया है 2n बराबर 18, तो अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितना होगा? लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगा 16। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। दिया अजैव निम्नीकरणीय प्लास्टिकों में से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जंतु पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। असंगत कथन का चयन कीजिए। अजैव निम्नीकरणीय प्लास्टिकों के बारे में सोचें। यह प्लास्टिकों के बारे में ही सोचना हम लोगों को। यह मृदा की उर्वरक शक्ति को कम करते हैं। बात सही है कि मृदा की उर्वरक शक्ति को कम करते हैं। असंगत कथन को छांटना है। ये सही है तो ये गलत है। जो गलत है उसी को छांटना। जानवरों द्वारा खाए जाने पर घातक साबित हो सकता है, ये भी बात सही है। ये नालियों को जाम कर सकते हैं, ये भी सही है। प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, प्लास्टिक के थैले टिकाऊ, यही गलत बात है। प्लास्टिक के थैले टिकाऊ नहीं होते, ये गलत बात है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर डी ये सही। ये सही है, ये सही है, सही है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोधकता
पी वाले धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोधकता कितना होगा? 4 बराबर भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोधकता P ही होगा। दिया है ब्लैंक दिया का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट किसका नाम है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट किसका नाम है? तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम का नाम है। जिप्सम का नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अगला प्रश्न है मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां रोकने में कार्य करती हैं। क्या रोकने में कार्य करती है? जो मुख द्वारा गोली लेकर गर्भ निरोधक गोली होती है तो क्या रोकने में कार्य करती है? तो ये ओव्यूलेशन एवं निषेचन करने में। ओव्यूलेशन और निषेचन, ऑप्शन नंबर डी। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन V/U के बराबर होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन V/U के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना मानव हृदय में डायस्टोल के दौरान होता है? डायस्टोल के दौरान क्या होता है मानव हृदय में? मानव हृदय में डायस्टोल के दौरान वेंट्रिकल में रक्त प्रवेश करता है। वेंट्रिकल में रक्त प्रवेश करता है। डायस्टोल के दौरान वेंट्रिकल में रक्त प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है एक गोली दर्पण एक सीधा एक छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। एक गोली दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोली दर्पण के बारे में सही कथनों की पहचान कीजिए। क्या है गोली दर्पण? दर्पण अवतल है। दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है। इसमें से क्या है? तो इसमें से है केवल 2 और 3। दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है। 2 और 3 मतलब ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है किसी तार की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? किसी तार की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती हैं। क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती हैं। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस समूह के सभी यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित हैं? समान समजातीय श्रेणी से कौन से यौगिक में संबंधित हैं? तो समान समजातीय श्रेणी से संबंधित हैं C2H6, C2H4, C2H2, 2, 4, 6। यही ऑप्शन नंबर सी गलत। ऑप्शन नंबर सी नहीं है, सॉरी। ये CnH2n+2 इसका सूत्र लगेगा। इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? CnH2n+2। CnH2n+2 का सूत्र लगेगा। तो कौन सा सूत्र है? तो Cn3H2n और 2 गुणे n मतलब 3, 3 दूनी 6 + 2 8, 4 दूनी 8 + 2 10, 5 दूनी 10 + 2 12। ये इस बी नंबर ये समान समजातीय श्रेणी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कीटोन समजातीय श्रेणी के प्रथम तथा द्वितीय सदस्य क्रमशः हैं। कीटोन समजातीय श्रेणी के प्रथम तथा द्वितीय सदस्य क्रमशः कौन कौन से हैं? तो कीटोन का प्रोपेनोन ब्यूटेनोन है। प्रोपेनोन ब्यूटेनोन है कीटोन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य प्रोपेनोन और द्वितीय सदस्य ब्यूटेनोन। अगला प्रश्न है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इसमें से कौन सा सत्य है? मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार
तो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। ये बात तो एकदम सही है। मेंडलीव के आवर्त के नियम के अनुसार तत्व के गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। बस सही। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के लिए आवश्यक 5R का हिस्सा नहीं है? 5R का हिस्सा कौन नहीं है? तो 5R का हिस्सा नहीं है पुनर्जनन। पुनर्जनन 5R का हिस्सा नहीं है। पुनर्जनन ऑप्शन नंबर बी। पुनर्जनन 5R का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा औषधि पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि उपाय है? रक्तचाप के उपचार के लिए कौन सी औषधि पौधा सबसे उपयोगी है? तो रक्तचाप के उपचार के लिए सर्पगंधा सबसे उपयोगी है। सर्पगंधा सबसे उपयोगी है। अगला प्रश्न है, एक प्रकाशिक उपकरण वाई की फोकस दूरी धनात्मक है। वाई एक है। वाई क्या है? या तो उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण। या तो उत्तल लेंस या तो उत्तल दर्पण। ये बात सही है। उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण ही होगा, क्योंकि उसकी फोकस दूरी धनात्मक है। फोकस दूरी धनात्मक है तो उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस। अवतल लेंस का ऋणात्मक होता है। अवतल का ऋणात्मक होता है, उत्तल का धनात्मक। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है? कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः अमोनिया निर्माण में किया जाता है। अमोनिया निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः अमोनिया निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। आज का लास्ट सवाल प्यारे दोस्तों ये है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों, और प्लीज़ मोनेटाइज करवा दीजिए मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करवा दीजिए, कम से कम 5000 सब्सक्राइबर हो जाए। तो इसी तरह हम लोग बनाते रहेंगे और मनोबल हम लोगों का बढ़ता रहेगा। आवाज़ थोड़ी कम होगी दोस्तों, तो आवाज़ बढ़ा लीजिएगा। और जो भी त्रुटियां या गलती होगी उसको कमेंट में बता दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है कि जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिणाम को बढ़ाने के लिए इसमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है? एक प्रेरित धारा जब वो उत्पन्न करती है तो उसको बढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग? कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना, चुंबकीय की गति में वृद्धि करना, कुंडली के तार की प्रतिरोधकता में वृद्धि करना। तो ये है कुंडली के फेरों की संख्या में वृद्धि करना। ये तो बात सही है। चुंबक की गति में वृद्धि करना, ये भी बात सही है। कुंडली के तार की प्रतिरोधकता में वृद्धि करना, ये तो बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही। तो ये था आज का लास्ट वीडियो में प्यारे दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा प्यारे दोस्तों। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।